हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी काफी अच्छे और मजे में होंगे। मैग्नेट ब्रेन्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम मुफ्त में। तो चलिए हम पढ़ रहे हैं हमारी कक्षा 4 का हिंदी पाठ्यक्रम। इसी क्रम में हम पहुंच चुके हैं हमारे पाठ 6 पर। पिछले वीडियो में हमने पाठ 6 जयपुर से पत्र की पूर्ण व्याख्या समझी थी। इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस पाठ का अभ्यास। पुरानी वीडियोस को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा अभ्यास, यानी कि हमारे प्रश्नोत्तर और अन्य गतिविधियां। पाठ 6 जयपुर से पत्र करें शुरू। चलो बातचीत के लिए पहला प्रश्न, आपको घूमना कैसा लगता है? ये कोई सवाल है? हमें घूमना बहुत अच्छा लगता है। मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है, इससे मुझे नए नए स्थानों और वहाँ की संस्कृति की जानकारी मिलती है ना। हमें घूमना काफ़ी पसंद है। हम जहाँ जाते हैं वहाँ की संस्कृति, वहाँ का लोक व्यवहार, वहाँ की चीज़ें उनकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। प्रश्न 2, अगर आपके आसपास कोई ऐसा स्थान है जहां बाहर से लोग घूमने आते हैं, उसके विषय में बताइए। आप जहां रहते हैं उसके आसपास जो क्षेत्र रमणीय है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। आप अपने माता पिता से, अपने मित्रों से, अपने बड़े भाई बहनों या शिक्षकों से पूछ सकते हैं इस बारे में। जैसे यदि आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो पंचमढ़ी, उज्जैन, ओमकारेश्वर, अन्य अन्य और भी दर्शनीय काफ़ी रमणीय स्थल हैं। जबकि आप अगर राजस्थान में रहते हैं तो आपके पास राजस्थान में जयपुर, उदयपुर, फिर रेगिस्तान हमारा जो है, ये सब घूमने के स्थल हैं, दर्शनीय स्थल हैं। वहीं यदि आप उत्तर भारत में कहीं रहते हैं तो हिमाचल प्रदेश में अच्छी सुंदर वादियां हैं, मनाली, शिमला आदि जैसी जगह हैं, है ना। इस प्रकार से आप जहां रहते हैं वहां के बारे में आप लिख सकते हैं 70 में। प्रश्न 3, अगर आपको किसी स्थान पर जाने का अवसर मिले तो आप कहां जाना चाहेंगे और क्यों? यह उत्तर भी आपके अनुभव से आपको देना है कि आपको सबसे अच्छी जगह कौन सी लगती है। आप अभी तक जहां जहां गए हैं या आप जहां जाना चाहते हैं, आपने जहां के बारे में सुना है, वो जगह आप वहां क्यों जाना चाहते हैं, उसके पीछे क्या कारण है और वह कैसी लगती है, इसके बारे में आप बता सकते हैं। जैसे कि यदि आपको पहाड़ों पर जाना पसंद है तो आप इस बारे में लिख सकते हैं कि मुझे देहरादून जाना है, या फिर मुझे अन्य किसी हिल स्टेशन पर जाना है। वहाँ पर क्यों जाना है? क्योंकि वहाँ ठंड होती है, वहाँ बर्फ़ होती है, वहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं। इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न 4, यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य कहीं पर घूमने गया हो तो उसके विषय में बताइए। यदि आप अपने परिवार के साथ कहीं गए हैं, कहीं अपना अनुभव आपने किया है घूमने का, उस बारे में आप यहाँ बता सकते हैं। सारे उत्तर आधे से ज़्यादा तो केवल आपकी समझ पर, आपके अनुभव पर आधारित रहेंगे। आप जहाँ घूमने गए हैं या आपको जहाँ जाना चाहते हैं, आप वहाँ का उत्तर यहाँ अपने अनुभव से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब समझ की बात, नीचे कुछ बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर में से एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। हमें सही विकल्प के आगे एक इस प्रकार का चिन्ह बनाना है। कैसा? एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, एक इमोजी बनाना है हमें यहां पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शीश महल है। शीश महल कहां पर है? शिला देवी मंदिर के पास। हाँ, शिला देवी के मंदिर के पास में ही शीश महल है। और आमेर के दुर्ग के अंदर शीश महल। हाँ, आमेर के दुर्ग के अंदर शीश महल है, हमने हमारे पत्र में पढ़ा था। हवा महल के पास नहीं, हवा महल के पास तो जंतर मंतर है। और रामनिवास बाग में नहीं, रामनिवास बाग में तो संग्रहालय था। तो मतलब ऊपर के 2 विकल्प सही हैं। अपनी पेंसिल उठाइए और उस पर इस प्रकार का चित्र बना दीजिए। ठीक है बच्चों। चलिए, पत्र कहाँ से लिखा गया? जयपुर से लिखा गया, सही। यात्रा के बाद लिखा गया, हाँ, उसमें बता रहे हैं ना, हमारी यात्रा सकुशल रही, मतलब यात्रा के बाद लिखा गया। पिता को लिखा गया, हाँ जी, पिता को लिखा गया है। अमर ने लिखा है, यह भी बात सत्य है। चारों वाक्य, चारों कथन सही हैं। इन चारों पर आप इस प्रकार का चित्र बना दीजिए। निम्नलिखित में से किसे सैर यानी भ्रमण नहीं कहा जाएगा? हमें जब हम घूमने जाते हैं, सैर करने जाते हैं, तो वो किस कैटेगरी में, कौन सी चीज़ इनमें से भ्रमण मानी जाएगी और कौन सी नहीं मानी जाएगी, आइए देखते हैं। ताजमहल देखने के लिए आगरा जाना, हाँ, ये तो सैर में माना जाएगा।
लेकिन बीमारी के उपचार के लिए नगर जाना, क्या बीमारी के उपचार के लिए हम दूसरे नगर जाते हैं? क्या ये भ्रमण है? नहीं, हम तो हमारे काम से गए हैं, हम हमारी बीमारी का उपचार करवाने के लिए गए हैं। पढ़ाई के लिए शिलोंग जाना, क्या यह घूमना फिरना सैर सपाटा है? नहीं, यह हम पढ़ाई के लिए गए हैं। तो यह दोनों भ्रमण की कैटेगरी में नहीं आएंगे। भारत दर्शन पर जाना, हाँ, भारत दर्शन अपने भ्रमण में आएगा। तो आप इन दोनों पर ऐसा चित्र बना दीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अपनी बात, अमर के पत्र का एक अंश नीचे दिया गया है, इसे ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी समझ से लिखिए। परसों रात को हम सकुशल जयपुर पहुंच गए, हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही, अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा, यहाँ मौसम अच्छा है। यह पत्र का एक अंश दिया हुआ है। चलिए अब इसके ऊपर आधारित जो प्रश्न हैं उनका उत्तर हम देखते हैं। यात्रा में ऐसा क्या क्या हुआ होगा कि अमर ने अपनी यात्रा के पत्र में लिखा, परसों रात को हम सकुशल जयपुर पहुंच गए। सकुशल लिखा है, क्यों लिखा होगा? जयपुर पहुंचने में रास्ते में कोई परेशानी नहीं आई होगी, इसीलिए उसने ऐसा लिखा होगा कि परसों रात को हम सकुशल जयपुर पहुंच गए। अगला, हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। अमर ने जयपुर के दर्शनीय स्थान व इमारतें देखी, सब मित्रों के साथ खूब आनंद आया होगा, इसीलिए उसने क्या लिखा? हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही, बहुत आनंद आया यात्रा में, है ना? इस प्रकार अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा। अध्यापकों ने किस प्रकार ध्यान रखा होगा? अध्यापकों ने जयपुर की यात्रा के दौरान सभी विद्यार्थियों के रहने, खाने पीने, घूमने आदि की अच्छी व्यवस्था, अच्छा प्रबंध किया होगा, इसीलिए अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा, ऐसा अमर ने लिखा है अपने पत्र में। यहाँ मौसम अच्छा है। अब ऐसा क्यों लिखा है कि मौसम अच्छा है? देखिए बच्चों, अक्सर क्या होता है, राजस्थान में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पर धूप से बहुत परेशान होते हैं लोग, लेकिन जब अमर पहुँचा होगा तो वहाँ पर शायद ना ज़्यादा गर्मी रही हो और ना ज़्यादा ठंड, इसीलिए उसने लिखा है यहाँ मौसम अच्छा है। राजस्थान में ज़्यादातर गर्मी होती है, परंतु जब अमर वहाँ पहुँचा होगा तो न अधिक गर्मी रही होगी, ना ही अधिक ठंड रही होगी, इसीलिए उसने लिखा है कि यहाँ मौसम अच्छा है। ठीक है बच्चों। अब प्रश्न 1, अमर ने जयपुर में क्या क्या देखा? हमें सोचना है और लिखना है। सोचिए और लिखिए। अभ्यास का नाम है सोचिए और लिखिए। क्या है? अमर ने जयपुर में क्या क्या देखा होगा? अमर ने जयपुर में हवा महल, जंतर मंतर व राम निवास बाग देखा। ये सारी चीजें अमर ने देखी और अन्य इसके अलावा भी उसने आमेर का किला देखा, शीश महल, अन्य चीजें भी देखी। उसने कला संग्रहालय को दर्शनीय क्यों बताया? कला संग्रहालय में ऐसा क्या देखा कि जो वह दर्शनीय बन गया? मैंने आपको बताया था ना, कला संग्रहालय में जो पुराने राजस्थान और जयपुर के राजा महाराजा हुए, उनके अस्त्र शस्त्र, उनकी पोशाकें और उनके चित्र, उनकी मूर्तियां लगी होती हैं, तो वहाँ उन्हें देख करके बहुत अचंभा, बहुत आश्चर्य, बहुत दर्शनीय बनाती हैं उसे। बड़ी बड़ी पोशाकें, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र, है ना? उसने कला संग्रहालय को दर्शनीय इसलिए बताया क्योंकि इस संग्रहालय में जयपुर के राजा महाराजाओं के कपड़े, अस्त्र शस्त्र और उनके चित्र रखे हुए थे जो देखने लायक हैं। ठीक है बच्चों। ज्यादातर प्रश्नों के उत्तर तो हमें कविता के दौरान ही मिल जाते हैं, यदि आप कविता सही से पढ़ो सर के साथ तब। उसने आमेर के दुर्ग को बहुत बड़ा और पुराना क्यों कहा है? आमेर का दुर्ग बहुत बड़ा और पुराना है, ऐसा क्यों? आमेर का दुर्ग बहुत बड़ा है, इसके अंदर ही शीश महल है और उसके पास शिला देवी का मंदिर भी है। इसका निर्माण प्राचीन समय में हुआ था, राजा महाराजाओं के समय में इसका निर्माण करवाया गया था, इसीलिए यह प्राचीन है, यह पुराना है। और आमेर का दुर्ग बहुत बड़ा है क्योंकि इसके अंदर ही शीश महल और शिला देवी का मंदिर भी है, इतना बड़ा तो है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित के बारे में अनुमान लगाइए कि ये क्या और कैसे होंगे। अगली गतिविधि है अनुमान और कल्पना। हमारी कल्पना के पंख उड़ा कर फैला करके हमें हवा में उड़ना है। कल्पना और अनुमान से हमारे उत्तर लिखना है। यह क्या और कैसे होंगे? जंतर मंतर। जंतर मंतर एक भूल भुलैया जैसी कोई जगह होगी जहां बहुत से यंत्र रखे होंगे, है ना? जंतर मंतर। अगला है राम निवास बाग। यह कैसा होगा?
रामनिवास बाग शायद सवाई माधो राम सिंह द्वारा बनवाया गया एक बगीचा होगा जहां वे कभी कभी घूमने आया करते थे। ठीक है, रामनिवास बाग है उसका नाम। किसने बनवाया था? सवाई माधव राम सिंह द्वारा। और वह क्यों बनवाया था? कभी कभी घूमने आया करते थे, इस उद्देश्य से वह बगीचे का निर्माण करवाया गया था। ठीक है बच्चों। शीश महल, यह कोई महल होगा जिसमें चारों ओर शीशे लगे होंगे, है ना। शीश महल में चारों ओर शीशे लगे होते हैं। हवा महल, यह एक ऐसा महल होगा जिसमें बहुत सी खिड़कियां होंगी जिनसे खूब सारी हवा आती होगी, है ना। हवा महल का हमने चित्र भी देखा था। उसे हवा महल कहते ही इसलिए हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे झरोखे हैं, बहुत सारी खिड़कियां हैं, काफ़ी हवा का आदान प्रदान रहता है। गर्मियों में वह बहुत ठंडक देने वाला बनता है। पुराने समय में उसी से हवा का आना जाना होता था, इसीलिए उसका नाम क्या था? हवा महल है उसका नाम। अनुमान लगाकर बताइए कि उदयपुर को झीलों का नगर क्यों कहा जाता है। मैंने आपको बताया था ना कि उदयपुर को झीलों का नगर क्यों कहा जाता है। उदयपुर को झीलों का शहर इसलिए कहा जाता होगा क्योंकि वहां बहुत सारी झीलें हैं, है ना। वहां बहुत सारे तालाब हैं। कितने तालाब हैं? लगभग 9 तालाब हैं, बड़े बड़े। अमर ने जयपुर में दाल बाटी चूरमा खाया, इस व्यंजन के बारे में जानते हैं। आइए, क्या आपने कभी दाल बाटी और चूरमा खाया है? यदि नहीं तो आइए आज हम दाल बाटी चूरमा के बारे में जानते हैं। दाल बाटी चूरमा एक पारंपरिक राजस्थानी व्यंजन है। इसमें 3 मुख्य व्यंजन होते हैं, दाल, बाटी और चूरमा। देखते हैं ये कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले दाल। कौन कौन सी दालें होती हैं? अरहर, मूंग, चना, मसूर आदि कोई सी भी दाल से यह दाल बनाई जा सकती है। इसे कई मसालों के साथ पकाकर बनाया जाता है जिससे इसका स्वाद अधिक बढ़ जाता है। हरा धनिया इसके स्वाद को और भी बढ़ा देता है। जब अन्य मसालों के काफ़ी सारे मसालों के साथ यह दाल चटाकेदार बन जाती है, उसके ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल करके यह स्वाद और बढ़ा देती है दाल का। उसके बाद आती है बाटी। बाटी कैसे बनती है? बाटी गेहूं के आटे से बनाई जाती है और गोल होती है। गेहूं के आटे को लेकर उसकी गोल बड़ा सा एक लड्डू बना लेते हैं। फिर उस लड्डू को इस प्रकार से, यहाँ जो चित्र आप देख रहे हैं, इस प्रकार से, जिन्हें बाद में उपले या फिर लकड़ियों के आग में सेका जाता है। ये उपले क्या होते हैं? कहीं पर इन्हें उपले कहते हैं, कहीं पर इन्हें कंडा कहते हैं। गाय के गोबर को फैला करके उन्हें सुखाकर जो बनता है उसे कहते हैं उपले। यह बहुत ही अच्छा ईंधन का साधन है। हमारा ईंधन खर्च नहीं होता और आग जल जाती है। ठीक है, तो उपले पर या फिर लकड़ियों की आग में इन्हें सेका जाता है और जब अच्छी तरीके से ये सिक जाती हैं, दोनों तरफ से जब ये सिक जाती हैं, तब ये हमारे लिए गरम गरम बाटियां तैयार हो जाती हैं। उन्हें घी में डुबाकर खाने के लिए परोसा जाता है। ये बाटियां बाहर से कुरकुरी और अंदर से नरम होती हैं। बाहर से कुरकुरी क्यों होती हैं? क्योंकि इन्हें हमने अच्छी तरीके से आग में सेक लिया होता है, और अंदर से नरम क्योंकि अंदर से आटा होता है जो सिक चुका होता है। तो यह बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं। कुरकुरी अंदर से, बाहर से कुरकुरी और अंदर से नरम या फिर मुलायम। अब आता है चूरमा। चूरमा एक मीठा व्यंजन साथ में खाने के लिए होता है। क्या होता है चूरमा? यह थोड़े मोटे आटे से बनाया जाता है। जैसे हमारे घरों में जो रोटी या फिर अभी जैसे बाटी की बात की, यह बनती है थोड़े से बारीक आटे से या फिर नॉर्मल वाले, जो नॉर्मल पिसा हुआ आटा होता है उससे। लेकिन चूरमा यह बनता है थोड़े मोटे आटे से। हमें जब गेहूं हम पिसवाते हैं या फिर हम जब आटा लाते हैं तो कहना होता है कि थोड़ा सा मोटा पिसा हुआ आटा दीजिए, तो उस मोटे वाले आटे से चूरमा बनता है। इसे बनाने के लिए पहले बाटी अथवा मोटी रोटी बनाई जाती है। मोटे वाले पिसे हुए आटे की उसमें पानी डालकर उसे गूंथ कर उसकी बाटी अथवा मोटी सी एक रोटी बनाई जाती है। फिर इसे मूसल की सहायता से ओखली में कूटा जाता है। 2 शब्द आए यहाँ पर, मूसल और ओखली। आपको पता है मूसल और ओखली क्या होता है? मैं बताता हूं, आपको पता ही होगा शायद। इस प्रकार का एक पात्र होता है, ये होता है मूसल और ये होती है ओखली। ओखली में किसी भी सामान को डाल करके मूसल से उसे कूटा जाता है, उसे
पीस लिया जाता है, उसे बारीक कर लिया जाता है। तो यहाँ पर हम कैसे करते हैं, पहले मोटे आटे की एक बाटी या फिर एक रोटी बना करके उसे ओखल में डाल करके मूसल से उसे पीस कर उसे कूट लेते हैं, उसे बारीक कर लेते हैं। यह बारीक हो जाता है, तब इसमें घी, सूखे मेवे और बूरा, किसका बूरा, शक्कर का या फिर गुड़ का, गुड़ अथवा चीनी का मिलता जुलता पदार्थ बूरा हम उसमें मिला दिया जाता है। आधुनिक समय में इसे बनाने की विधि में कुछ परिवर्तन आ गए हैं। पुराने समय में तो इसी प्रकार से बनाया जाता था, अब आधुनिक समय में घरों में अन्य प्रकार से भी थोड़े से परिवर्तन के साथ इन्हें बनाया जाता है। तो इसी के साथ हमारी तैयार हो जाता है दाल बाटी और चूरमा। यदि आपने दाल बाटी चूरमा नहीं खाया है तो अवश्य एक बार तो ज़रूर खाइएगा, बहुत स्वादिष्ट होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आपकी रुचि का व्यंजन आप अपने रुचिकर व्यंजनों में से किसी एक के विषय में बताइए जो आपके घर में विशेष अवसरों पर बनाया जाता है। संक्षेप में बताइए कि यह तैयार किया जाता है और इसमें क्या क्या सामग्री डलती है। आपके घरों में जो आपका मनपसंदीदा व्यंजन हो, जो किसी खास ओकेजन, खास विशेष अवसर पर ही बनाया जाता हो, उसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें एक जानकारी दी गई है, उपला, जिसे गोईठा अथवा कंडा भी कहते हैं। मैंने आपको अभी जिसके बारे में बताया वही यहाँ लिखा है, गोईठा या फिर कंडा भी कहा जाता है। यह गाय या भैंस के गोबर से बना एक पारंपरिक ईंधन है। ईंधन यानी जिसे इंग्लिश में फ्यूल कहते हैं, ईंधन है। इसे गोबर को हाथ से आकार देकर और धूप में सुखाकर बनाया जाता है। जब यह सूख जाता है तो यह ईंधन बन जाता है, इसे हम आग जला सकते हैं इसकी मदद से। ठीक है, अब आते हैं अपने प्रश्न पर। आपके घरों में जो भी विशेष अवसरों पर जैसी चीज़ें बनती हैं, जैसे कि खीर, हलवा, केक, सिवैयाँ, लड्डू, पोंगल आदि जितनी भी अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं आपके घर में जो बनती हैं, जो आपको बहुत प्रिय हैं, आपको बहुत स्वादिष्ट लगती हैं, उनके बारे में आप लिख सकते हैं। और उनमें जो जो व्यंजन डलते हैं आप अपनी माताश्री से या घर के अन्य बड़ों से पूछकर वह लिख सकते हैं। उनकी विधि भी आप जान सकते हैं, आपकी जानकारी इससे और बढ़ेगी। ठीक है, इन्हें भी जानिए। अब बच्चों, जैसे कि हमने देखा कि आजकल का समय तो मोबाइल का ज़माना है, हम मोबाइल से हर काम कर लेते हैं। मोबाइल से तुरंत फ़ोन लगाया, मोबाइल से वीडियो कॉल कर लिया, मोबाइल से मैसेज कर दिया। लेकिन पहले ऐसी सुविधा नहीं थी। पहले पत्र लिखना होता था, फिर वह पत्र पहुंचने में 2 दिन लगते थे, फिर वहां से वह पत्र दूसरा वाला भी सामने से भी पत्र लिखकर उसका जवाब देता था। ऐसे लेटर से, पत्रों से हमारी जो बातचीत थी वो होती थी। इसी प्रकार से पुरानी और भी कई चीज़ें हैं जो आज के समय में हमारे सामने लुप्त हो चुकी हैं, जो पहले तो हुआ करती थी, जिनका उपयोग पहले के समय में तो बहुत था, पर आज के समय में आधुनिक युग में उनका इतना उपयोग नहीं रह गया है। आइए हम उन्हें भी कुछ जानें, जैसे कि डाक पेटी या फिर पोस्ट बॉक्स। अगर आपने कहीं ना कहीं तो सड़क के किनारे पर एक बड़ा सा लाल डब्बा, इस प्रकार का लाल डब्बा देखा होगा, इसे कहते हैं पोस्ट बॉक्स या फिर डाक पेटी। डाक पेटी एक लाल रंग की पेटी होती है। इसका प्रयोग भेजी जाने वाली चिट्ठियों का संग्रह करने के लिए किया जाता है। जब हम किसी को चिट्ठी लिखते हैं, किसी के लिए पत्र लिखते हैं, तो हम उस पत्र को, उस चिट्ठी को बंद करके इस डाक पेटी में डाल देते हैं। जब हमें किसी को चिट्ठी भेजनी होती है तो हम उस पर सही पता लिखकर डाक पेटी में डाल देते हैं। फिर डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस तो आपने देखा होगा, हर जगह होता है। डाकघर वाले डाकिया भैया या बहन इस डाक पेटी से चिट्ठियां निकालकर और डाकघर ले जाते हैं। क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पर चित्र में एक भैया दिख रहे हैं, ये कौन है, ये हैं डाकिया भैया। डाकिया भैया या फिर बहिना यहाँ से चिट्ठियां निकालकर डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस में ले जाते हैं। चिट्ठियां पते पर लिखे नगरों के डाकघरों को भेजी जाती हैं। वहां से क्या होता है, वहां से एक दूसरा व्यक्ति चिट्ठियों को लेकर के जिस भी पते की चिट्ठी होती है वहां के डाकघर में, वहां की डाक पेटी में जाकर डाल देते हैं। वहां के डाकघर से उसके पश्चात डाकिया भैया बहन उन्हें सही पते पर देने जाते हैं। तो इस प्रकार से आती है आपकी चिट्ठियां, आपके पत्र इस प्रकार से पहले भेजे जाते थे। तभी मैंने आपको कहा ना, कम से कम 2 से 3 दिन इन चिट्ठियों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में लगते थे। क्यों, पहले आपने चिट्ठी लिखी, फिर आपने डाक पेटी में डाली, डाक पेटी से डाकिया भैया ने उठाया, वहां से डाकिया भैया लेकर के गए पोस्ट ऑफिस या डाकघर,
वहां से आपने जो सही पता लिखा था उस पते के डाकघर में, उस नगर में, शहर में पहुंचाई गई। वहां से फिर किसी डाकिया भैया ने लेकर के उस पते पर उस चिट्ठी को दिया। इस प्रकार से पहले बातचीत की जाती थी, मोबाइल जब नहीं हुआ करते थे उस समय में। पिन कोड, अब एक चीज है पिन कोड। पिन कोड क्या होता है? देखिए यहाँ पर ऐसा एक कार्ड हुआ करता था एक समय में जिसमें पिन कोड लिखा जाना चाहिए था। 6 अंकों की संख्या होती है। इसे किसी विशेष क्षेत्र की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है। हर जगह का अपना एक पिन कोड होता है। एक 6 अंकों की संख्या होती है जो एक हर क्षेत्र की पहचान होती है। एक शहर में 2 से अधिक भी पिन कोड हो सकते हैं। हर क्षेत्र का अपना अपना होता है। यह मुख्य रूप से डाक या चिट्ठी और पार्सल को भेजने और प्राप्त करने में सहायता करता है। आज भी यदि आप ऑनलाइन भी कुछ चीज़ें मंगाते हैं, कोई पार्सल मंगाते हैं, कुछ चीज़ें मंगाते हैं, तो उसमें आपको पिन कोड लिखना पड़ता है। आज भी इसका चलन तो है, बंद नहीं हुआ है। पहले डाक या फिर चिट्ठियों के मामले में इनका ज़्यादा उपयोग हुआ करता था। चिट्ठी लिखने के लिए हम पता तो लिख दिया, पर मान लो वो पता गलत भी हो सकता है, इसलिए हम पिन कोड लिखते थे। पिन कोड बिल्कुल सटीक क्षेत्र में आपको ले जा करके छोड़ देगा। हर क्षेत्र का अपना एक अलग पिन कोड होता है, भेजने और प्राप्त करने में सहायता करता है। उदाहरण के लिए किसी गांव या नगर में कोई चिट्ठी भेजनी हो तो उस स्थान का पिन कोड डालकर यह सुनिश्चित किया जाता है कि चिट्ठी सही पते पर पहुंचे। इसका पहला अंक राज्य को बताता है और दूसरा और तीसरा अंक जिले को बताता है। अंतिम 3 अंक डाकघर की पहचान बताते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग कर दिए हमने पिन कोड के। पहला अंक जो है वह राज्य को दर्शाता है और दूसरा और तीसरा अंक जिले को बताते हैं। दूसरे और तीसरे अंक में जिले को निश्चित किया जाता है, जबकि अंतिम 3 अंकों से डाकघर की पहचान होती है ना। 3 भागों में इस प्रकार से पिन कोड को बांट दिया। 6 अंकों का यह कोड आज भी हमारे उपयोग में आता है और काफी यूनिक होता है, काफी अलग होता है, महत्वपूर्ण होता है। अब आ गया चिट्ठी आई है। पत्र लिखना एक बहुत पुरानी और आनंददायक कला है। एक कला है पत्र लिखना भी, हर कोई पत्र नहीं लिख पाता है। सोचिए कि मोबाइल फोन, ईमेल या व्हाट्सएप आने से पहले लोग एक दूसरे से कैसे संवाद करते होंगे। हाँ, वे पत्र लिखते थे। पत्र एक संदेश होता है जिसे कागज पर लिखा जाता है और डाक के द्वारा दूर दूर रहने वाले मित्र या फिर संबंधियों को भेजा जाता है। एक कागज पर हम पत्र लिखते हैं अपने सगे संबंधियों या मित्रों के लिए। यह भी एक कला है बच्चों। पत्र कैसे लिखे जाते हैं, आइए आपको पत्र लिखना सिखाते हैं। सबसे पहले आप ऊपर दाईं ओर दिनांक लिखेंगे। कहां पर? सीधे हाथ की तरफ दाईं ओर हम दिनांक लिखेंगे। जो भी दिनांक को हम पत्र लिख रहे हैं वह दिनांक हम लिखेंगे सीधे हाथ की तरफ ऊपर सबसे पहले, ताकि पत्र पाने वाले को पता चले कि यह कब लिखा गया था। जैसा कि आपको बताया कि 2-3 दिन लग सकते हैं पत्र पहुंचने में। अब जैसे हमारे ही पत्र में अमर ने कहा मैं परसों पहुंच गया था जयपुर, और वह पत्र और 2 दिन बाद उसके पिताजी को मिलेगा, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि परसों मतलब कब पहुंचा वो जयपुर? तारीख से, दिनांक से वह दिनांक लिखेगा। इस दिनांक से मैं पत्र लिख रहा हूं, इसके 2 दिन पहले मैं जयपुर पहुंच गया था। इस प्रकार से अगला आता है संबोधन। संबोधन में हम पूज्य या आदरणीय, माँ अथवा पिताजी या मेरे प्रिय मित्र ऐसा लिखते हैं। हम जिसे भी पत्र लिख रहे हैं उनका संबोधन, वो हमारे कौन है, हम उन्हें संबोधन कर रहे हैं। जैसे कि पूज्य माताजी, पूज्य पिताजी, या आदरणीय माताजी, आदरणीय पिताजी, या फिर अध्यापक, अध्यापिका, या फिर हेडमास्टर, या हमारे मित्र के लिए मेरे प्रिय मित्र, मेरे प्रिय भाई या बहन। इस प्रकार से हम संबोधन करते हैं। फिर आता है अभिवादन। यह सब चीजें मैंने आपको पत्र के साथ भी समझाई थी पिछले वीडियो में। आपको अगर याद हो तो अभिवादन किया जाता है। संबोधन के बाद अभिवादन अवश्य लिखें, जैसे कि नमस्ते, प्रणाम, आशीर्वाद। इस प्रकार से यदि हमसे छोटे हैं हम उन्हें आशीर्वाद देते हैं, यदि हमसे बड़े हैं तो हम उन्हें नमस्ते अथवा प्रणाम कहते हैं। ठीक है बच्चों। फिर हम लिखते हैं हमारी बात, आपकी बात। अभिवादन के बाद पत्र के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं वह लिखें, कि हम पहुंच गए, हम कैसे हैं, हमने यह भेजा है, या हमें आपका जो भी पत्र था, अन्य चीज़ थी, वो हमें प्राप्त हुई। इस प्रकार से
अंतिम पंक्ति घर के अन्य लोगों का अभिवादन करने के लिए होती है, जैसे बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। जैसे हमारे पत्र में भी हमने देखा, जब पूरी बात अमर की समाप्त हो गई तब उसने क्या लिखा, माता जी को मेरा प्रणाम और छोटी बहन के लिए बहुत बहुत प्यार। इसी प्रकार से अंतिम पंक्ति में अन्य लोगों का अभिवादन किया जाता है, बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। समापन, अंत में आप आपका, आपकी प्यारी बेटा या बेटी, आपका प्यारा बेटा, आपकी प्यारी बेटी, इस प्रकार से आप समाप्त करेंगे। आपका प्रिय मित्र या फिर भाई या बहन, अन्य जो भी आपका संबंध उस व्यक्ति से है वो आप लिखेंगे और फिर अपना नाम लिखकर पत्र को समाप्त करेंगे। ये विधि होती है एक पत्र लिखने की। आप भी पत्र लिखने की अवश्य प्रयास कीजिए। एक पत्र लिखकर बताइए अपने पिताजी अथवा माताजी अथवा किसी के लिए भी एक पत्र लिखिए। ठीक है बच्चों, पत्र लिखते समय आपको अपनी भावनाओं को कागज पर उतारने का अवसर मिलता है। जब दूसरा व्यक्ति इसे पढ़ता है तो उसे लगता है कि आप उसके पास ही बैठे हैं और उससे बातें कर रहे हैं। और हाँ, पत्र को लिफाफे में डालना ना भूलें, क्योंकि लिफाफे पर एक डाक टिकट भी और हाँ, पत्र को लिफाफे में डालना ना भूलें, लिफाफे पर एक डाक टिकट भी चिपकाएं और फिर साफ अक्षरों में जिसे पत्र भेज रहे हो उसका पूरा पता पिन कोड सहित लिखना है। क्या करना है, हमने पत्र लिखा, उसे फिर हमने एक लिफाफे में डाला। लिफाफा आपने देखा है किस प्रकार का होता है, ये रहा इन दीदी के हाथ में लिफाफा। इस प्रकार का एक लिफाफा होता है जो ऐसे बंद होता है और ऐसे खुल जाता है। यहाँ बीच में जगह होती है, इसमें हम हमारा पत्र डाल देते हैं। उसमें क्या लिखना है फिर हमें, ऊपर जिसे भी हम पत्र भेज रहे हैं उनका साफ अक्षरों में पता, नाम और पिन कोड। पिन कोड बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हमने देखा ना पिन कोड क्यों जरूरी है। हाँ, आजकल ऐसे पत्र कम लिखे जाते हैं, फिर भी वे बहुत विशेष होते हैं। आजकल तो कौन ही पत्र लिखता होगा। क्या आपकी नज़र में कोई ऐसा है जो अभी भी पत्र लिखता है? तो क्या आप किसी को पत्र लिखने का सोच रहे हैं? इसे लिखें और देखें कि यह प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है या नहीं। अवश्य लिखें। मैंने आपको कहा ना, किसी के लिए पत्र लिखिए और उसे डाक से भेजने का प्रयास कीजिए। अपने बड़ों की सहायता लेकर के किसी दूर दराज वाले मित्र, सगे संबंधी के लिए पत्र लिखने का प्रयास कीजिए। बुआ, मामा, मासी आदि जो भी आपसे दूर रहते हो उन्हें पत्र लिखिए और देखिए कि क्या वह पत्र उन तक पहुंचता है, और आपको बहुत आनंद आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अभिवादन। अब आइए इस गतिविधि को करते हैं। अमर ने अपने पिता को पत्र में सादर प्रणाम लिखा है। सोचिए वह क्या लिखता यदि वह अपने मित्र को पत्र लिखता। मित्र को पत्र लिखता तो सादर प्रणाम की जगह वह क्या लिखता? वो लिखता सप्रेम नमस्ते। सप्रेम, हम मित्र से सप्रेम नमस्ते करते हैं। अपनी बहन को पत्र लिखता तो लिखता नमस्ते, यदि बड़ी बहन है तो, और या फिर छोटी बहन है तो शुभाशीष, आपको आशीष और आपके शुभ की, मंगल की कामनाएं। इस प्रकार से छोटी और बड़ी बहन को अभिवादन किया जाता। अपनी माँ को पत्र लिखता तब भी सादर प्रणाम ही लिखना होता है ना। पिताजी भी हमारे पूज्य हैं और माताजी भी पूज्य हैं, सादर प्रणाम। अपने अध्यापक को पत्र लिखता तब भी सादर प्रणाम ही आएगा। हमसे जो पूज्य जन होते हैं, हमसे बड़े जन होते हैं, उन्हें हम सादर प्रणाम ही कहते हैं। ठीक है। प्रश्न 2, आप अपने मित्र को पत्र लिखिए। पत्र में आसपास के भ्रमण स्थलों और प्रसिद्ध व्यंजनों के बारे में बताइए। यहाँ तो बात सीधी सी है। जैसे हमने देखा कि हमारे मित्र को हमें पत्र लिखना है। अभी हमने पत्र लिखने की विधि को जाना। हमें पत्र लिख करके आपके मित्र को पत्र लिखिए और उसमें बताइए आसपास के भ्रमण स्थलों के या प्रसिद्ध व्यंजनों के बारे में बताइए कि हम वहाँ पर क्या क्या है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले पता, किसका? आपका पता, 104 निहाल विहार, दिल्ली। दिनांक, जो भी दिनांक को आप लिख रहे हैं वह दिनांक यहाँ पर डाल दीजिए। प्रिय मित्र, आप जिसका भी नाम लिखना चाहें यहाँ पर आप उसका नाम लिख सकते हैं। जो भी आपका मित्र हो उसका नाम यहाँ पर लिखिए। यहाँ पर अविका को पत्र लिखा गया है। प्रिय मित्र अविका, हम लोग सकुशल हैं। आशा करती हूँ या आशा करता हूँ कि तुम लोग भी वहाँ सकुशल होंगे। अब तुम्हारी परीक्षाएं पूरी होने वाली होंगी और छुट्टियां आरंभ होने वाली हैं। मेरी यह इच्छा है
कि तुम इन छुट्टियों में मेरे घर आओ तथा दिल्ली भ्रमण करो। यह पत्र दिल्ली से एक मित्र को लिखा गया है आपके उदाहरण के लिए। आप अन्य अपना पत्र खुद से भी लिख सकते हैं। दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। यहाँ कोई ऐतिहासिक स्थल है, जैसे कई ऐतिहासिक स्थल हैं जैसे कि लाल किला, कुतुब मीनार, पुराना किला आदि। इसके अलावा यहाँ पर और भी कई स्थान हैं जैसे कि चांदनी चौक, बंगला साहिब का गुरुद्वारा आदि। चांदनी चौक में हम पराठे वाली गली में घूमने भी चलेंगे। दिल्ली में विभिन्न प्रकार के व्यंजन मिलते हैं जो पूरे देश में प्रसिद्ध हैं, जैसे कि छोले भटूरे, पाव भाजी, कचौड़ी, समोसा, चाट, आलू टिक्की और भी कई। मुंह में पानी आ जाएगा। जब तुम आओगी तो हम इन व्यंजनों का स्वाद खूब स्वाद में चखेंगे। अब अपने आने का समाचार देना, मैं तुम्हारे प्रतीक्षा करूंगी। तुम्हारी सखी अपराजिता। यहाँ पर एक सखी ने अपनी मित्र अपनी सखी को के लिए पत्र लिखा है। आप भी अपने किसी सखी या सखा के लिए पत्र लिखिए और इस प्रकार से वहाँ उन्हें बताइए आपके आसपास क्या घूमने की जगह है, आपके आसपास क्या व्यंजन मिलते हैं और आप कैसे उनके साथ आनंद करेंगे, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, चलिए अब आ गया भाषा की बात। हम यहाँ पर हमारी भाषा को सुधारने का प्रयास करते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण को ध्यान से पढ़िए। अब आप भी उसी प्रकार नए शब्द बनाकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे कि वी और शेष मिलकर के बन गया विशेष। वी क्या है, यहाँ पर उपसर्ग है। उपसर्ग यानी कि एक एक्स्ट्रा शब्द या एक एक्स्ट्रा सर्ग, और मूल शब्द है शेष। शेष के साथ वी मिल गया, बन गया विशेष। आज का दिन मेरे लिए विशेष है, ये हो गया वाक्य में प्रयोग। चलिए अब अगला पढ़ते हैं। उपसर्ग है भर, मूल शब्द है पेट, मिलके बन जाएगा भरपेट। वाक्य बन जाएगा मैंने भरपेट भोजन किया। अब क्या मिलकर के, योग से क्या मिलेगा तो बनेगा उपयोग। जी हाँ, उप मिलकर के बनेगा उपयोग। और क्या हो जाएगा वाक्य, हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए, है ना। अब यहां पर हमारे लिए खुला दिया हुआ है, प्र के साथ हम क्या जोड़ते हैं। प्र के साथ हमने जोड़ा काश, बन गया प्रकाश। और वाक्य क्या बनेगा, सूर्य निकलते ही चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। अब एक मूल शब्द हमारा है शासन, इसके साथ उपसर्ग जुड़ गया अनु, तो क्या शब्द बनेगा, बन जाएगा अनुशासन। इसका वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, ये हो गया विद्यालय में अनुशासन का पालन करना चाहिए। तो ये हमने कुछ मूल शब्दों के साथ उपसर्गों को मिलाकर नए शब्द बनाए और उनका वाक्यों में प्रयोग किया। इसे आप अपनी पुस्तिका में लिख लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न। नीचे दिए गए वाक्य को ध्यान से पढ़िए और उस आधार पर इन वाक्यों को पूरा कीजिए। हमने घूम घूम कर जंतर मंतर देखा। कैसे देखा, घूम घूम कर। अब ऐसे ही कुछ शब्द हमें और दिए गए हैं। हमने झूम झूम कर, हमने झूम झूम कर नृत्य किया, हमने कूद कूद कर, हमने कूद कूद कर खेल खेला, हमने उछल उछल कर हमने गेंद पकड़ी। और अब यहां पर एक शब्द हमें दिया हुआ है, हमारी सोच के लिए खुला दिया हुआ है, हम जो चाहे यहां पर लिख सकते हैं। हमने संभल संभल कर चलना सीखा। कैसे चलना सीखा, संभल संभल कर। यह हो गया हमारा एक नया और नया शब्द। यहां पर ये जो जोड़ा गया है इसे क्या कहते हैं, हमने पिछली हमारी कक्षा में, पिछले पाठ में हमने पढ़ा था, इसे कहते हैं शब्द संयोग, है ना। तीसरा प्रश्न, तालिका को ध्यान से पढ़कर उपयुक्त वाक्य लिखिए। समय, जो कार्य बीते समय में पूरे हो गए हों, इन्हें इनके ऊपर वाक्य लिखा। क्या वाक्य लिखा है, हमारी यात्रा बहुत अच्छी थी, जो कार्य बीते समय में पूर्ण हो गया हो। समय के अनुसार वाक्य हमें लिखना है। ठीक है, हमने कई पुस्तकें खरीदी थी, वह मेला देखने गया था। यह हो गए बीते समय की बातें। ठीक है, एक हमें उदाहरण दे दिया, दो वाक्य हमने बना लिए। हमने पुस्तकें खरीदी थी पहले, हम वहां मेला देखने गए थे, पहले गए थे। ये हो गई समय की बातें। जो कार्य अभी हो रहे हैं, जो अभी वर्तमान में हो रहे हैं, ऐसे शब्द जैसे कि मैं गीत गा रहा हूं या गा रही हूं। अन्य, मैं गृह कार्य कर रहा हूं या गृह कार्य कर रही हूं। गीता दादी जी से बातें
कर रही है। गीता दादी से बातें अभी वर्तमान में कर रही है। यह हो गए वर्तमान समय के वाक्य। जो कार्य आगे आने वाले समय में होंगे, भविष्य में होने वाले कार्यों के लिए हमें लिखना है। जैसे कि हम सपरिवार कल घूमने जाएंगे, हम हमारे पूरे परिवार के साथ घूमने कल जाएंगे। कल हमारे विद्यालय में अतिथि आएंगे, कल आने वाले हैं अतिथि, एक वाक्य ये हो गया। और दीपा मौसी के घर जाएगी, अभी गई नहीं है, जाएगी, ये हो गए भविष्य काल के शब्द। ठीक है, इन्हें भी आप देख लीजिए। भाषा की बात में अगला प्रश्न, पत्र में आए शब्दों को वर्ग पहेली में खोजकर लिखिए। अब यहाँ पर हमें एक शब्द जाल दिया हुआ है, एक वर्ग पहेली दी हुई है, जहां हमें शब्दों को खोजना है जो हमारे पत्र में आए हों। जैसे कि एक इन्होंने ढूंढ कर दिया है उदयपुर, अन्य शब्दों को ढूंढते हैं। जैसे कि कला, एक शब्द मिल गया कला। उठा लीजिए अपनी पेंसिल, लगाते जाइए गोला अपना हमारे साथ साथ। ठीक है, अगला शब्द है राजा, फिर एक मिल गया जंतर, बाटी, यह मिल गया जयपुर ऊपर से नीचे, यह मिल गया चूरमा और आमेर। जंतर के बाद आगे एक और मिल गया मंतर, जंतर मंतर। जय सिंह, राजा जय सिंह, जिनके नाम से पड़ा था जयपुर, जय सिंह मिल गया। और एक मिल गया हवा महल। सारे शब्द हमने खोज लिए। अरे दाल, एक और शब्द मिल गया। वाह, ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप भी अपनी वर्ग पहेली में गोला लगा लीजिए। बढ़े आगे, चलिए कौन कौन से शब्द मिले हमें? उदयपुर, जय सिंह, हवा महल, चूरमा, बाटी, जयपुर, दाल, राजा, आमेर, कला और जंतर और मंतर। ये सब शब्द हमें हमारी वर्ग पहेली में मिले। ठीक है बच्चों, पत्र में संग्रहालय शब्द आया है। कौन सा शब्द आया है? संग्रहालय शब्द आया है। ऐसे और भी कई शब्द पता कीजिए, जैसे विद्यालय, उन्हें समझिए और अपनी लेखन पुस्तिका में उनको वाक्यों में प्रयोग कीजिए। संग्रहालय क्या होता है बच्चों? चलिए इस शब्द को हम तोड़ करके समझते हैं। संग्रह और आलय, हमने संग्रह और आलय को अलग कर दिया। आलय मतलब होता है घर या किसी भी चीज का निवास स्थान, जहां चीजों को संग्रह करके रखा जाता हो, वह हो गए संग्रहालय। जहां विद्या मिलती हो, जो विद्या का घर हो, उसे कहते हैं विद्यालय। ऐसे ही अन्य शब्द हमें और खोजने हैं, जैसे कि जहां बर्फ मिलती हो, बर्फ को और शुद्ध हिंदी में कहते हैं हिम। तो जहां बर्फ का घर हो, जहां बर्फ का निवास हो, जहां हिम का निवास हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हिमालय, है ना। जहां पुस्तकों का आलय हो, पुस्तकों का घर हो, उसे क्या कहेंगे? पुस्तकालय। ऐसे ही और शब्द हमें खोजने हैं। देखिए, जैसे कि मेघालय, जहां मेघों का आलय हो, मेघों का घर हो। भोजनालय, जहां भोजन मिलता हो, भोजनालय। जहां चिकित्सा मिलती हो, चिकित्सालय। जहां पुस्तकें मिलती हो, पुस्तकालय। जहां देव भगवान मिलते हो, वो देवालय। जहां कार्य किया जाता हो, वो कार्यालय। और जहां हिम यानी बर्फ मिलती हो, वह हो गया हिमालय। इन सारे शब्दों को भी आप अपनी पुस्तिका में लिख लीजिए। चलिए, भाषा की बात। अब हमने उन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे हमने जो शब्द देखे उनका हम प्रयोग करते हैं। आइए, कल हमारे विद्यालय में वृक्षारोपण होगा। विद्यालय। मेघालय भारत का एक राज्य है। मेघालय भारत का एक राज्य है। हमें पुस्तकालय से पुस्तकें लेनी हैं। माताजी कार्यालय से जल्दी आ गई। हमने भोजनालय से पराठे खरीदे। दादाजी आंखों की जांच कराने के लिए चिकित्सालय गए हैं। हमने देवालय में देवी के दर्शन किए। हिमालय भारत का प्रसिद्ध पर्वत है। यह हो गया इनका वाक्यों में उपयोग। ये हमने कुछ आज नए शब्द सीखे और उनका अर्थ जाना। कैसे? हमने आलय यह जोड़ करके हमने नए शब्द बना लिए, है ना बच्चों। अब वेधशाला। वेधशाला के बारे में जानते हैं। आइए, यहां पर एक और चित्र दिया गया है। यह जयपुर की ही वेधशाला का एक चित्र इस प्रकार से बनाया गया है।
वह स्थान जहां ग्रहों, तारों और नक्षत्रों को देखने के लिए यंत्र रखे जाते हैं उसे वेधशाला कहते हैं। इन यंत्रों की सहायता से ग्रहों की गति और स्थिति का निरंतर अध्ययन किया जाता है। वेधशाला उसे कहते हैं। जैसे कि जंतर मंतर, जंतर मंतर भी क्या है? एक वेधशाला है। अब संग्रहालय, संग्रहालय क्या होता है? संग्रहालय एक ऐसा सार्वजनिक स्थल भवन होता है जहां सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक एवं कलात्मक महत्व वाली वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाता है। वहां उन्हें दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए संग्रह करके रखा जाता है। जैसे कि यहाँ एक चित्र दिया हुआ है संग्रहालय का। ऐसी कुछ कई प्राचीन, अब ये जो आप मूर्तियां देख रहे हैं ये कई सालों वर्ष पुरानी, कई वर्षों पुरानी यह मूर्तियां हैं, ठीक है। उन्हें प्रदर्शित करने के लिए इस प्रकार से रखा गया है। संग्रहालयों में कई प्रकार की वस्तुएं रखी जाती हैं जिनमें कुछ अद्वितीय होती हैं, यानी कि ऐसी दूसरी होती ही नहीं है पूरी दुनिया में। ऐसी चीजें भी संग्रहालय में संग्रह करके रखी जाती हैं। पता लगाइए, अब हमें कुछ चीजें पता लगाने के लिए प्रश्न दिए गए हैं। जंतर मंतर क्या है? भारत में यह जयपुर के अतिरिक्त और कहां कहां पर है? मैंने आपको बताया था कि जंतर मंतर और कहां कहां पर है। जंतर मंतर वह स्थान है जहां ग्रहों, तारों और नक्षत्रों को देखने के लिए यंत्र रखे जाते हैं, उसे जंतर मंतर कहते हैं। यह एक वेधशाला होती है। भारत में यह जयपुर के अतिरिक्त दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में स्थित है। कहां कहां पर स्थित है? दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा। ठीक है बच्चों, बढ़े आगे। चलिए, आपके राज्य में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं उनका संक्षिप्त परिचय दीजिए। देखिए, अब यहाँ आप जिस राज्य से हैं, आप वहाँ के बारे में पता करने के लिए अपने शिक्षक, अपने माता पिता और बड़ों की सहायता ले सकते हैं। आप जिस राज्य से हैं वहाँ की हमारे भारत में तो हर राज्य में कोई ना कोई दर्शनीय स्थल अवश्य है। जैसे मध्य प्रदेश में कितने दर्शनीय स्थल हैं? उज्जैन में ही हमारे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है और जंतर मंतर भी है और पंचमढ़ी जैसा हिल स्टेशन है। ऐसे ही अन्य राज्यों में भी अन्य काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी बढ़िया बढ़िया जगह हैं। जैसे महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं हैं, है ना। इसी प्रकार से हर राज्य में कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण है। आप उनके बारे में पता कीजिए और यहाँ पर लिखिए, कुछ कीजिए। अपने शिक्षक या किसी बड़े सदस्य के साथ डाकघर जाइए, वहाँ क्या क्या काम किए जाते हैं इसकी जानकारी एकत्रित कीजिए। आपको पत्र लिखने के लिए मैंने बताया ही था कि पत्र लिखने की विधि क्या है। आप वह पत्र लिखिए और फिर अपने किसी बड़े के साथ डाकघर जाइए, वहाँ सब कुछ कैसे होता है उसका पता लगाइए और उस डाक को भेजिए, उस पत्र को भेजिए। ठीक है बच्चों, डाकघर में पत्र भेजने व प्राप्त करने के अतिरिक्त मनी ऑर्डर, पार्सल आदि भी भेजे जाते हैं। क्या क्या होता है डाकघर में? पत्र भेजने और प्राप्त करने के अतिरिक्त मनी ऑर्डर यानी कि पैसे भी भेजे जाते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति को पैसे भेजने हैं, आजकल तो मैंने आपको बताया सब चीज़ें मोबाइल से हो जाती हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था बच्चों। पहले हमें डाकघर से ही सब कुछ काम करवाना पड़ता था, डाकघर के ही भरोसे होना पड़ता था। मनी ऑर्डर और पार्सल आदि भी डाकघर से ही भेजे जाते हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ पैसे भी जमा किए जाते हैं। कुछ लोगों का खाता डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस में भी होता है। डाकघर जाकर विद्यार्थी अन्य जानकारी एकत्र करें। आप और भी जानकारी वहां जाकर के एकत्रित कर सकते हैं। सभी विद्यार्थी 4-4 के समूह में भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों के चित्र का संग्रह कर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। 4-4 समूहों बना करके जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं हमारे भारत के, उनका आप चित्र बनाइए, उनका चित्र इकट्ठा कीजिए और फिर उन्हें अपनी कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। ठीक है बच्चों, यह गतिविधि आपके लिए है। पत्र की यात्रा, पत्र कैसे कहां से कहां तक पहुंचता था, एक व्यक्ति से दूसरे के घर तक कैसे पहुंचता था, पत्र की क्या यात्रा होती थी, आइए जानते हैं। प्राचीन काल में संदेश या फिर पत्र भेजने के लिए व्यक्ति विशेष होते थे जिन्हें दूत कहा जाता था, तथा कम दूरी के लिए दूत पैदल ही जाकर पत्र पहुंचा देता था। पहले बहुत प्राचीन काल की बात हो रही है, जब ये समझ लीजिए राजा महाराजाओं के समय की। उस समय क्या होते थे? दूत होते थे। वो दूत क्या करते थे? एक जगह से पत्र लेकर दूसरी जगह संदेश पहुंचाते थे, एक राजा से दूसरे राजा के पास। इस प्रकार से यदि वह दूरी कम होती थी तो दूत पैदल जाता था और संदेश को पहुंचाता था।
लंबी दूरी के लिए पक्षियों, विशेष करके कबूतरों द्वारा पत्र भेजे जाते थे। लंबी दूरी यदि तय करनी होती थी तो कबूतरों को इस प्रकार से शिक्षा दी जाती थी, इस प्रकार से ट्रेन किया जाता था कि वह पत्र लेकर के एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते थे। ठीक है बच्चों, आपने यह चीज किसी मूवी आदि फिल्मों में देखी होगी, लेकिन यह सच में हुआ करता था एक समय में। अति आवश्यक पत्राचार के लिए बारी बारी से दौड़कर दूतों द्वारा पत्र पहुंचाए जाते थे। जैसे कोई बहुत आवश्यक सूचना है, मान लो किसी राज्य पर हमला हो गया या ऐसी कोई चीज, तो तुरंत जानकारी पहुंचानी है तो बारी बारी से दौड़ दौड़ कर एक दूत दूसरे दूत को बताएगा, फिर वह ऐसे ही अगले दूत को, ऐसे ही जानकारी जल्दी जल्दी रैली की जाती थी। देखिए यह कैसे दौड़ दौड़ कर एक दूसरे को पत्र दे रहे हैं। एक दूत पत्र लेकर कुछ निश्चित दूरी तक दौड़ता था, उसके बाद वहां से दूसरा संदेशवाहक पत्र को पकड़ा देता था। दूसरा संदेशवाहक, संदेशवाहक, वाहक यानी उसे ग्रहण करने वाला, उसे लेने वाला, संदेश को लेने वाला संदेशवाहक बना। ठीक है बच्चों, फिर लंबी दूरी तक संदेश पहुंचाने के लिए अश्वदूत अर्थात घुड़सवारों द्वारा भी पत्र भेजे जाते थे। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, यदि कबूतर भी वहां तक नहीं जा पाते थे तो फिर घोड़े पर बैठकर घुड़सवारों द्वारा पत्र पहुंचाए जाते थे। उन्हें क्या कहते हैं? अश्वदूत। जो पैदल ही जाता था उसे कहते हैं दूत, और जो घोड़े पर बैठ के जाता है, अश्व का अर्थ होता है घोड़ा, अश्वदूत कहते हैं घुड़सवार को। ठीक है बच्चों, भारत में डाक विभाग की स्थापना सन 1854 यानी 1854 में हुई। इसके बाद देश भर में डाकघर खोले गए। आज इस यात्रा में स्पीड पोस्ट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। बच्चों, कब आया भारत में डाकघर? भारत में डाकघर आया सन 1854 में, सन 1854 में। इस प्रकार का डाकघर यहाँ पर एक चित्र के द्वारा बताया गया है। उसके बाद अन्य अन्य सभी जगहों पर डाकघर खोले गए। आज डाकघरों में स्पीड पोस्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्पीड पोस्ट यानी तुरंत अगर फास्ट हमको कोई चीज मैसेज भेजना है, कुछ पत्र या कुछ पार्सल भेजना है, तो स्पीड पोस्ट का उपयोग करके हम भेज सकते हैं। ठीक है बच्चों, शब्दों का फुहारा। बच्चों, इस अभ्यास में हमें यहाँ पर एक शब्दों का फुहारा दिया हुआ है इस चित्र के रूप में। यहाँ पर हमें इस चित्र के रूप में शब्दों का फुहारा दिया हुआ है। इसमें हमें पहेली के रूप में कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि हवा, आगे खाली जगह है, ऐसे अन्य शब्द हैं। इन शब्दों की पहेली को हमें इन निर्देशों के अनुसार हल करना है। चलिए इसे देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहला है राजस्थान का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। कौन सा है राजस्थान का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल, जिसे हमने हमारे पत्र में भी पढ़ा था? हवा महल। हाँ, तो अपनी पेंसिल लीजिए और यहाँ पर महल इस प्रकार से लिख लीजिए, हवा महल। दूसरा है महाराष्ट्र की एक प्रसिद्ध गुफा। कौन सी गुफा है महाराष्ट्र में प्रसिद्ध, जो अ से शुरू होती है? क्या आप जानते हैं? जी हाँ, उसका नाम है अजंता। यहां पर लिख लीजिए पेंसिल से, अजंता। तीसरा है हैदराबाद में एक प्रसिद्ध मीनार। क्या नाम है उस मीनार का? चार मीनार। यहां पर लिख लीजिए चार मीनार। अब बढ़ते हैं आगे। चौथे पर है कोलकाता का एक प्रसिद्ध पुल। कोलकाता में कौन सा प्रसिद्ध पुल है? देखिए यहां पर ब्रिज लिखा है और हा से शुरू होता है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है हावड़ा, हावड़ा ब्रिज। अगला है दिल्ली का एक प्रसिद्ध किला, जहां पर झंडा वंदन होता है 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन, और वहां पर प्रधानमंत्री भी आते हैं। जी हां, उसका नाम है लाल किला। यहां पर लिख लीजिए लाल किला। और छठा और आखिरी क्या है? आगरा का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। आगरा का कौन सा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? ताजमहल। हाँ, यहां पर लिख लीजिए ताजमहल। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से अपनी गतिविधि को पूरा कर लीजिए। ये रहे आपके उत्तर, हवा महल, अजंता, चार मीनार, हावड़ा ब्रिज, लाल किला और ताजमहल। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हो गई हमारी अभ्यास पूरी तरह से कंप्लीट, पूरी तरह से संपूर्ण हमने हमारा अभ्यास कर लिया।
अब आते हैं एक मजेदार और एक रोचक कविता पर, जो बहुत ही चटपटी, बहुत ही खट्टी मीठी और आपकी पसंदीदा चीज पर आधारित है। जी हाँ, गोलगप्पा। गोलगप्पे पर हम एक कविता पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। भरा मटर से एक बताशा, मुंह में फूटे फक, खट्टा तीखा और चटपटा, पानी निकले भक। है ना, कैसा है? भरा मटर से एक बताशा, मुंह में फूटे फक, खट्टा तीखा और चटपटा, पानी निकले भक। कोई इसको पिचकू बोले, कोई बोले गोलगप्पा, दादा दादी खाएं मजे से, खाएं अम्मा बप्पा। है ना, कौन कौन खाता है गोलगप्पा? गोलगप्पा सभी लोग खाते हैं, दादी दादा और अम्मा बप्पा। कोई इसको कहे पिचकू तो कोई गोलगप्पा। मुंह फुलाओ खूब बड़ा सा, झटपट अंदर रखो, मुंह फुलाओ खूब बड़ा सा, झटपट अंदर रखो, बड़ी सावधानी से इसका स्वाद निराला चखो। कैसा स्वाद है इसका? बड़ा ही निराला सा स्वाद है। मुंह फुलाओ खूब बड़ा सा, है ना। चूक गए थोड़ा सा भी यदि, बिगड़ गया जो ढंग, यदि थोड़ा भी खाने में गलती कर दी, थोड़ा कम मुंह फुलाया या झटपट नहीं खाया, तो खांस खांस कर हाल बुरा हो, कपड़े हो बदरंग। क्या होता है? फूट जाता है या फिर ढुल जाता है या फिर गले में चुभ जाता है, मिर्ची लग जाती है, तो खांस खांस कर हाल बुरा हो, कपड़े हो बदरंग। कितनी सुंदर कविता है। यह कविता के रचयिता का नाम है लायक राम मानव। लायक राम मानव, मानव इनका उपनाम है। क्या नाम है इन कवि का? लायक राम मानव। इस कविता को हम फिर से पढ़ें, बहुत मजेदार कविता थी, है ना। भरा मटर से एक बताशा, मुंह में फूटे फक, खट्टा तीखा और चटपटा, पानी निकले भक। कोई इसको पिचकू बोले, कोई गोलगप्पा, दादा दादी खाएं मजे से, खाएं अम्मा बप्पा। मुंह फुलाओ खूब बड़ा सा, झटपट अंदर रखो, बड़ी सावधानी से स्वाद निराला इसका चखो। चूक गए थोड़ा सा भी यदि, बिगड़ गया जो ढंग, खांस खांस कर हाल बुरा हो, कपड़े हो बदरंग। यह कविता है गोलगप्पे के बारे में। देखिए यहाँ पर एक चित्र के द्वारा बताया गया है कैसे गोलगप्पा बेच रहे हैं और दादा दादी गोलगप्पे का आनंद ले रहे हैं, है ना। होता है ना कितना स्वाद में अद्भुत और चटपटा, मीठा और खट्टा गोलगप्पा। आपको कैसा लगता है गोलगप्पा? जरूर बताइए। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसी के साथ हमने संपूर्ण कर लिया हमारा पाठ 6, इसकी संपूर्ण व्याख्या और इसका पूरा अभ्यास। हमने इस अभ्यास में दाल बाटी के बारे में सीखा, हमने अन्य अन्य पुरानी चीज़ों के बारे में, जैसे डाकघर, डाकिया और पिन कोड आदि जैसी चीज़ों के बारे में देखा। हमने पत्र लिखना सीखा और कई सारी मज़ेदार गतिविधियां की और कई प्रश्नों के उत्तर दिए। आशा करता हूं आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको यह अभ्यास फिर से समझना है तो मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर सर का वीडियो खोल के फिर से देख लीजिए। और भी दूसरे वीडियोस देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल, मोबाइल एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, वो भी एकदम हाई क्वालिटी में। इन सारी गिवन बोर्ड्स के लिए ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे हमारा अगला पाठ 7। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।